नमस्कार, ये है देश की बात। मैं हूं नगमा। पिछले कुछ हफ्तों से 2-3 चीजों के बीच ही तमाम खबरें सिमट कर रह गई हैं। ध्यान दीजिए तो बात होती है सिर्फ अजान की। अजान पर विवाद, लाउड स्पीकर मामले को लेकर हंगामा, रामनवमी के जुलूस हो या हनुमान जयंती की शोभा यात्रा, इन तमाम मुद्दों को जितना तूल दिया गया उतनी ही इस पर सियासी खींचतान हुई है और सामाजिक बंटवारा बढ़ा है। जैसे पिछला पूरा हफ्ता दिल्ली में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद वहां पर चले अतिक्रमण के कार्यक्रम से जुड़ा रहा और उसके ऊपर जहांगीरपुरी का पूरा इलाका जो है वो परेशान रहा, वहां पर तनाव बना रहा। इसके बाद दिल्ली में एक और मामला हुआ। इस डिमोलिशन को लेकर अचानक से खबर आई कि जहांगीरपुरी के बाद अब एमसीडी ने मन बनाया है कि तमाम जगहों पर वो तोड़फोड़ करेगी। तो श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ मंदिर को तोड़ने के नोटिस के बाद इसमें आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय हो गई। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि किसी भी हालत में मंदिर को में तोड़फोड़ नहीं करने दी जाएगी। वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो है वो ये सब कुछ उगाही के लिए कर रही है। तो ये सब रहा दिल्ली में। उधर महाराष्ट्र में अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर पर हो रही राजनीतिक घमासान जो है उसका केंद्र बना रहा महाराष्ट्र। राज ठाकरे ने सरकार को चेतावनी दी कि 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो वो मामला अपने हाथों में ले लेंगे और खुद लाउड स्पीकर हटाएंगे। ये भी कहा कि जगह जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र में ही नासिक और कई जगहों पर ये आदेश आ गए कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के पहले इजाजत लेनी होगी। और ये विवाद जारी है कि लाउड स्पीकर कहां पे लगेंगे, कहां से हटाए जाएंगे। इसी बीच में आज महाराष्ट्र सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है जिसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने किया है। लेकिन इस ऑल पार्टी मीट का बीजेपी ने बहिष्कार किया है। बीजेपी ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। ये जो बैठक थी इसका मकसद ये था कि इसका समाधान निकले कि ये जो विवाद है या जो बिल्कुल एक टकराव आमने सामने मामला है अजान बनाम हनुमान चालीसा, उसका क्या समाधान है। बैठक के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के माथे पर ये सब कुछ अभी डाला है और केंद्र सरकार से गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। सबसे पहले देखते हैं हम इस पर सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट। सर्वदलीय बैठक के बाद गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बताया कि बैठक में ये तय किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा नियमों को लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार से लाउडस्पीकर के इस मुद्दे पर एक गाइडलाइन बनाने की मांग की जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है और उसके तहत जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस गवर्नमेंट ने इसके पहले इशू किए हैं, उस गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के आधार पर ये लाउडस्पीकर की परवानगी देने के बारे में, यूज करने के बारे में निर्णय राज्य में चलता रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसके बारे में इस पूरे देश को लागू होता है। तो इस बारे में अगर केंद्र सरकार ही निर्णय लेगी तो सभी के लिए सुविधा होगी। बुलाए जाने के बावजूद इस बैठक में बीजेपी के नेता मौजूद नहीं रहे। दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमलों का विरोध किया और लाउडस्पीकर को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए। हम गृह मंत्री के बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री तो उपस्थित ही नहीं है और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के इशारे पर चल रही है। तो फिर ये बैठक से निकलने वाला क्या है। बीजेपी के साथ ही राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया था। आज बैठक के बाद पार्टी के नेताओं ने फिर दोहराया कि सब कुछ कानून के अनुसार होना चाहिए। साथ ही राज ठाकरे की ओर से 3 तारीख तक नियमों का पालन नहीं होने पर हनुमान चालीसा बजाए जाने वाली बात भी उन्होंने दोहराई। पार्टी मीटिंग में अभी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत जाने का निर्णय हो चुका है। 3 तारीख का कार्यक्रम तय है और वो भी होगा ही। लाउडस्पीकर को लेकर हुए बैठक के बाद गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो केंद्र सरकार से मिलकर इस पर गाइडलाइन बनाने की मांग करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि जो गाइडलाइन बनाए जाएंगे उसका पालन हर किसी को करना होगा, क्योंकि लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में भी हालात कमोवेश ऐसे ही हैं
लेकिन वहां पर कोई विरोध नहीं हो रहा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो जगह जगह पे लाउडस्पीकर का विरोध हो रहा है। अजान लाउडस्पीकर पर क्यों दी जाती है, इसका विरोध हो रहा है। नेता ये कह रहे हैं कि अगर अजान लाउडस्पीकर पर दी जाएगी तो इसके बदले में वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मस्जिदों के सामने बैठकर पढ़ेंगे, और इस तरह की तमाम बातें जो आई हैं उसके चलते एक टकराव, एक फेस ऑफ दिखाई दे रहा है इस मुद्दे पे, अजान बनाम हनुमान चालीसा। और ये कि अलग अलग नेता जो हैं वो डिमांड ये रख रहे हैं, जैसे नवनीत राणा जिन्होंने वहां पर उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसी पर अब एनसीपी के नेता फहमीदा हसन ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और उनकी मांग इस चिट्ठी में बहुत दिलचस्प है। वो नवनीत राणा और उनके पति की तर्ज पर अब प्रधानमंत्री के आवास के सामने सर्वधर्म प्रार्थना करना चाहती हैं, जिसमें वो नमाज भी अदा करना चाहती हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं, जैन धर्म की प्रार्थना करना चाहती हैं, यानी कि सभी धर्मों का ध्यान में सभी धर्मों को रखकर प्रार्थना की जाए, और उन्होंने इसके लिए इजाजत मांगी है। इससे पहले उद्धव ठाकरे सरकार पर बहुत ही हमलावर रुख अपनाते हुए नवनीत राणा, जो कि इंडिपेंडेंट सांसद हैं, उनके पति ने यह कहा था कि वो उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व जगा रही हैं, और इसलिए मातोश्री के सामने उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी हुई। तो ये तमाम चीजें हुई हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, फहमीदा हसन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपकी जो मांग है, जो आपने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, वो बड़ी दिलचस्प है। आप चाहती क्या हैं फहमीदा साहबा? मैं हमारे देश में अमन और शांति और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है वो वैसे ही रहे, वही मैं चाहती हूँ। कि आज नवनीत राणा जी ने जो बोला कि मैं सीएम हाउस के सामने हनुमान चालीसा पढ़ के उनको हिंदुत्व जगाना चाहती हूँ, तो इससे कोई देश का हल नहीं निकलेगा। देश पे आज महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, आज लोगों के पास काम नहीं है, आज लोगों के घरों में राशन नहीं है। आज मैं गृहिणी होने के नाते मुझे पता है कि मेरी रसोई में कैसे चला रही हूँ। तो ये सारे जो सवालात है उसको मद्देनजर करते हुए ये अलग ही रख के अलग ही राग गा रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे, लाउड स्पीकर अजान कर रहे, क्या चल रहा है देश में। तो मैं वही बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार को कहना चाहती हूँ, अगर ये सबका सॉल्यूशन हनुमान चालीसा पढ़ने का है तो मैं तो अपने देश में जितने भी धर्म है वो सबका छोटा छोटा जो भी आपके गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ा जाता है, जो क्रिश्चियन में नोविनों में पढ़ा जाता है, हमारी कुरान में आयत पढ़ी जाती है, आपके इसमें हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ा जाता है, तो वो सब मैं पढ़ के अगर यही हमारा सॉल्यूशन है तो हम पीएम आवास के बाहर क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि वो हमारे आज सर्वसर्वा देश के हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आप भी क्या प्रधानमंत्री को जगाना चाहती हैं, जैसे कि उद्धव ठाकरे को जगाना चाह रही थी नवनीत राणा? आपका मकसद क्या है पढ़ने का? मैं जगाना नहीं चाहती। देखो मैम, किसी के भी अगर जगाने से हिंदुत्व जग जाता तो ये होता नहीं है। नहीं, आप क्या प्रधानमंत्री को जगाना चाहती हैं उन मुद्दों की तरफ जो देश को इस समय ग्रस्त किए हुए हैं, जैसे महंगाई है या बेरोजगारी है? आपका ये सर्वधर्म प्रार्थना का मकसद, एम क्या है? मेरा सर्वधर्म प्रार्थना का एम ये है कि ये सर्वधर्म प्रार्थना से, अगर बीजेपी ने पहले राज ठाकरे को बोला, अभी नवनीत राणा ने उनका एजेंडा उठा लिया कि हम ऐसे जगाएंगे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश में जो चल रहा है उसकी तरफ प्रधानमंत्री जी जागे। और अगर ये जागरण, अगर ये सब पढ़ने से होता है तो फिर हम पूरी देश की जनता जाके पीएम आवास के बाहर पढ़ते, क्योंकि जो भी फैसला लेना है वो तो पीएम जी को लेना है। आपको उम्मीद है कि आपको परमिशन मिल जाएगी? वहां पे नवनीत राणा की तो गिरफ्तारी हुई, न्यायिक हिरासत में भेजी गई, अभी दो तीन दिन तो हो गया, लेकिन मैं आज सारी जनता को देश की ये भी बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम लोग पहले से ही राम से जुड़े हुए हैं। आप रमजान में देखिए, राम आता है फिर अजान होती है, तो रमजान तो कहाँ ये मुद्दा लेके बैठ गए। दिवाली में अली भी हमारे आते हैं, दिवाली तो अली भी हमारे, हम पहले से 75 साल से एक साथ में एकजुट रह के पढ़ते हैं। तो ये बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं होता। तो आपको क्या लग रहा है कि किसने ये मुद्दा, फिर ये इतना हंगामा क्यों? और अब तो आप देखें कि हनुमान चालीसा बनाम अजान का मामला हो गया है कि अगर अजान होगी तो लाउडस्पीकर पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। राज ठाकरे कह रहे हैं कि वो लाउडस्पीकर को खुद हटाएंगे, वरना वो जगह जगह हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो ये तो एकदम एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र इसका केंद्र है।
आज महाराष्ट्र में बीजेपी 105 विधायक आने के बाद भी केंद्र सत्ता में नहीं आ सकी, यही दुख उनको है। तो ये कहीं ना कहीं कोई भी एक महीने में एक तारीख दे देते कि अभी महाराष्ट्र सरकार गिरेगी, वो मुद्दा चले जाता है, नहीं होता तो दूसरा कोई मुद्दा खड़े कर देते। आज आप मेरे को बताइए, जितनी भी मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है वो परमिशन से लगाया जाता है, बिना परमिशन के, बिना जो भी उनकी गाइडलाइन है, गाइडलाइन ओके होती है तो ही उनको परमिशन मिलती है। आज हमारे नीचे भी 2 मंदिर है, मैं जहाँ रहती हूँ वो बहुत बड़ा 14 बिल्डिंगों का एक कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर 2 मंदिर है, एक शिव मंदिर है और एक जैन मंदिर है। हमें तो कभी किसी की दिक्कत नहीं हुई ना, हमारी अजान से आजू बाजू में 7 मस्जिद है, किसी को एक दूसरे से तकलीफ कभी नहीं हुई। कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है जब अजान की आवाज आती है। आज जब भी फजर की अजान हमारी होती है तो इनकी भी मंदिर की घंटियां आरती के नाद से गूंजती है, तो हमें तो और अच्छा लगता है कि चलो सब उठ गए, सबको सूरज निकलने से पहले उठना भी चाहिए। अब सर्व धर्म यही समझाता है कि कोई किसी का दिल ना दुखाए, सबके दिल को लेके चले। और ये हमारा जो भारत देश है वो अनेकता में एकता जैसा, विविधता में एकता, भारत की यही विशेषता रही है जी। परंपरा चली है गंगा जमनी तहजीब से, फिर ये क्यों माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं जी। तो ये राजनीति के लिए, ये सियासत के लिए आप कह रही है कि माहौल बिगाड़ा जा रहा है, लोगों को कोई परेशानी नहीं है। और ये जो सर्वधर्म जी, सर्वधर्म सद्भाव जो हमारे संस्कृति में रहा है हमेशा से, उसको जो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उसी के लिए आप कह रही हैं, आप ये संदेश देना चाह रही हैं इस सर्वधर्म प्रार्थना के जरिए के जो असली मुद्दे हैं वो कुछ और हैं। ये लड़ाई जो अजान और हनुमान चालीसा और कहीं कुछ चल रही है, ये वो मुद्दे नहीं है जो जनता को परेशान कर रहे हैं। तो यही आप संदेश देना चाह रही हैं इसके जरिए कि महंगाई है, बेरोजगारी है, असली मुद्दे लोगों को क्या परेशान कर रहे हैं? लोगों को राशन चाहिए, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों को राशन चाहिए। जी जी, लोगों को राशन चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए, लोगों को खाने के लिए चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। और उसमें बेमानी के जो मुद्दे हंगामा अगर खड़ा करते हैं, सियासत के लिए सियासी घमासान मचा हुआ है, इससे कुछ हल नहीं होना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फहमीदा साहिबा इस संदेश के लिए। और आपने अपने इस संदेश के जरिए जो हिंदुस्तान की संस्कृति है उसको एक बार फिर उजागर करने की कोशिश की है। तो ये थी फहमीदा हसन खान जो एनसीपी की नेता हैं और जिन्होंने परमिशन मांगी है कि प्रधानमंत्री के घर के सामने ही सर्वधर्म प्रार्थना करें, ताकि ये जगा सके लोगों में ये मुद्दा कि असली मुद्दे दरअसल हैं क्या। और इसमें जो हम बात कर रहे हैं, इसी से जुड़ी एक और खबर आई है। पहले आप जानते हैं कि हिजाब का मसला आया, कर्नाटक में हंगामा हुआ, उसे लेकर रामनवमी का जुलूस है, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा है, ये तमाम चीजें चल रही हैं, अजान है, लाउड स्पीकर्स, हलाल मीट। अजान के बाद अब बाइबल दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के निशाने पर है। बेंगलुरु के प्रतिष्ठित क्लैरेंस हाई स्कूल में बाइबल की पढ़ाई रोकी जानी चाहिए। अब इस पर दक्षिणपंथी हिंदू संगठन हंगामा खड़ा कर रहे हैं। हिजाब मामले पर स्कूल की डेवलपमेंट कमेटी के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की वकालत करने वाले दक्षिणपंथी हिंदू संगठन क्रिश्चियन स्कूल में बाइबल पढ़ाए जाने के खिलाफ खड़े हो गए। इस मामले में यह संगठन स्कूल डेवलपमेंट कमेटी के फैसले से सहमत नहीं। भारत का स्कूल या भारत का कोई भी एजुकेशन सिस्टम वो संविधान के आधार पर चलना चाहिए और भारत के एजुकेशन एक्ट के अनुसार चलना चाहिए। यहाँ पर आप किसी बच्चे को कह रहे हैं कि नहीं आपको बाइबल पढ़ने के लिए मिलेगा या बाइबल आप पढ़ना है, तो फिर वहाँ पर जो एडमिशन दे रहे हैं वो अन्य धर्मीय बच्चों को क्यों दे रहे हैं? आपका ईसाई स्कूल है वो ईसाइयों के है तो ईसाइयों के लिए रखिए। तो ये छोटे बच्चों के मन को प्रभावित करके उनको कन्वर्जन के जाल में लाने के लिए जो प्रयास चल रहा है, इसके लिए हमारा यहाँ पर इसका विरोध है। 1914 में बना क्लैरेंस हाई स्कूल बेंगलुरु के प्रतिष्ठित स्कूलों में से। दाखिले के आवेदन पत्र पर साफ लिखा है कि यहाँ बाइबल पढ़ाई जाती है और जो अभिभावक या छात्र इससे सहमत हैं वो ही यहाँ दाखिला लें। We are aware that some people in society कुछ लोगों को हमारे स्कूल की एक पॉलिसी पर एतराज है। हम अपने वकीलों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। हम देश के कानून से प्यार करते हैं और इसके दायरे में बंधे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो कानून का उल्लंघन हो। We will follow their advice in keeping with the law of the land. स्कूल में बाइबल पर रोक से पहले
इसी हिंदू जन जागृति समिति ने हलाल मीट के बहिष्कार की मांग की थी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर परिसरों और धार्मिक मेलों से गैर हिंदुओं की दुकानें हटाने की मुहिम छेड़ी। प्रमोद मुतालिक की श्री राम सेने ने हनुमान मंदिर के बाहर एक मुस्लिम तरबूज कारोबारी की दुकान तोड़ दी। अजान को लेकर भी ये संगठन सड़कों पर आ चुके हैं। लव जिहाद के नाम पर दक्षिण कन्नड़ा जिले में हिंसा आम बात है। अगले साल कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हैं। बेरोजगारी और महंगाई के बीच मुद्दे तलाशती बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लग रहा है। येडियुरप्पा के उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की पकड़ आरएसएस और पार्टी पर वैसी नहीं है जैसी येडियुरप्पा की हुआ करती थी। ऐसे में नेताओं के साथ साथ छोटे बड़े संगठनों में भी मौके का फायदा उठाने की होड़ लगी है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। नुकसान इस राज्य की छवि का हो रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में। ब्रेक के बाद जहांगीरपुरी में अब किस तरह का माहौल है? जहांगीरपुरी की जिंदगी पटरी पर बेशक लौट रही है। हफ्ते भर बाद दुकानें खुल गई हैं, पर लंबे समय तक बंद पड़ी दुकानों से होने वाली कमाई के नुकसान की भरपाई मुश्किल है। जहांगीरपुरी में सबसे पहले तो हनुमान जयंती के मौके पर जो हिंसा हुई और उसके बाद अतिक्रमण, इसमें काफी लोगों का नुकसान हुआ है। इसमें हरभजन की दुकान भी है और रफीक की भी। रोज कमाने खाने वालों पर वक्त कितना भारी पड़ रहा है, पड़ताल परिमल कुमार ने की है। पति के न रहने के बाद से ममता जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में ठेले पर सब्जी बेचती हैं। पिछले 8 सालों से 3 बेटों और 1 बेटी का परिवार इनकी कमाई से ही गुजर बसर करता है। लेकिन विवाद के बाद से हफ्ते भर कमाई पर ग्रहण लगा रहा। हमारा 7 दिन तक दुकान बंद हुई है। शनिवार को बंद हुई थी ना। रेडी पटरी नहीं लगा पा रहे? नहीं लगा पाया, बिल्कुल भी नहीं लगा पाया। कितने दिनों तक? 7 दिन तक। अच्छा। हाँ। तो नुकसान भी हुआ? नुकसान भी हुआ हमारा। सड़ गया था सारा सामान, क्या करते, लगा ही नहीं फिर हमने। हरभजन सिंह भोजनालय हो या फिर शेख रफीक की दुकान, असर के दायरे में सब हैं। रफीक का तंदूर, भट्टी सब उनके घर के सामने है, जो सड़क के किनारे सीडी पार्क के पास पिछले 20 सालों से सुबह शाम लगता था। उस जगह फिलहाल पुलिस की बस जमी है। 9 लोगों के परिवार को पालने में परेशानियों का दर्द छलक ही गया। वो 16 तारीख के बाद से काम बंद है, जब से ही दिक्कत है। और क्या परेशानी है, काम धंधा लगा नहीं पा रहे हैं अभी ऐसे ही घर पे बैठे हुए, घर के ही सामने तो अड़ोसी पड़ोसी से लेके खा रहे हैं। मंगल कोली जहांगीरपुरी इलाके में ई रिक्शा चलाते हैं। 2 साल से रोजाना सवारियों को लाने ले जाने का काम है। अब आज से काम पर लगे हैं तो वक्त कुछ सुधरा है, लेकिन तनाव के दौर की भेंट चढ़ी दिहाड़ी का दर्द अब भी है। यही मान लो 500 रुपये दिहाड़ी मान लो रोज दिन का। रोज का तो कितना दिन नहीं? यही आज निकाली जब से 16 तारीख से। पूरी तरफ से माहौल बंद है, गलियां बंद है, रोड बंद है, हर जगह पुलिस की तैनात है। इस वजह से अब पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस बार नहीं निकालने दिया सर। कौन से पैसे वाले बंदे, हमारी कोठियाँ हैं, गरीब बंदे रोज का कमाना रोज का खाना है हमारा तो सर। जिस जगह ये पुलिस वालों की बस खड़ी है, वहाँ 50 के करीब कबाड़ियों की दुकानें रोजाना लगती थी और राहुल जैसे कबाड़ बीनने वालों का
यहीं की कमाई से चूल्हा जलता था। काम तो शुरू किया, लेकिन जब दुकानें नहीं तो बेचे कहाँ। 50-60 थी भैया दुकानें यहाँ पे। यहाँ पे कम से कम कबाड़ा वबाड़ा बीनते हैं लोग, यहाँ पे बेचते थे। 10 दिन हो गया बंद है यहाँ पे सब कुछ। दुकानें खुल तो गईं, लेकिन जहांगीरपुरी का इलाका अब भी पुलिस छावनी में तब्दील है। बीत गई बात गई, बोलचाल में अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, पर जिन पर बीती है वो अब भी दर्द में हैं। हालात सामान्य ज़रूर हो रहे हैं, पर ज़मीनी हकीकत यही है कि जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनकी हालत सुधरने में थोड़ा वक्त लगेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आखिर कांग्रेस ने क्या तय किया है प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स कांग्रेस को हिट करेगी या फ्लॉप। क्या रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? ये सवाल बना हुआ है, इस पर सस्पेंस भी बना हुआ है। इस सवाल का साफ जवाब अभी कोई नहीं दे रहा, लेकिन पार्टी के अंदर हलचल है। इस मुद्दे पर नेता बटे हुए हैं। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद में हफ्ते भर से बैठकों का दौर जारी है। मुद्दा रणनीतिकार प्रशांत किशोर का प्लान कांग्रेस में ज्वाइन करने का है या नहीं, कांग्रेस में उनकी एंट्री होगी या नहीं, यही है। बताया जा रहा है कि इस पर विचार के लिए कांग्रेस में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, पी चिदम्बरम, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता हैं। कमेटी अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप चुकी है और इस पर चर्चा भी हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर कोई साफ बात करने को कांग्रेस अभी तैयार नहीं है। पिछले 15 दिनों में वनस्पति की थोक बाजार में कीमत 8 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ी है। इंडोनेशिया सरकार की ओर से पाम ऑयल के निर्यात पर सख्ती की वजह से मंडी में थोक कीमत 8 से 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई यूक्रेन से बाधित हुई है। इस वजह से अब सोयाबीन और सरसों का तेल ज्यादा बिक रहा है। सोयाबीन पिछले 15 दिनों में 10 रुपए प्रति किलो तक महंगा हुआ है। देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।